नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित लर्निंग आउटकम बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनका हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो ये है कि सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं, है ना। आंकड़े मतलब प्रेक्षण डेटा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटा वो लेते हैं और दोनों का अंतर निकालते हैं। तो उस अंतर को कहते क्या है? उस अंतर को हम बोलते हैं प्रसार या परिसर, और इंग्लिश में कहा जाता है रेंज, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि हमारी कक्षा में 5 जो विद्यार्थी हैं, है ना, उन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं, जैसे उन्होंने प्राप्त किया है 20, है ना, 25, 35, 40 और 42, ठीक है। ये 5 बच्चों के अंक हैं। अब इन आंकड़ों ये कहलाते आंकड़े कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आंकड़े कहलाते हैं, यानी डेटा। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो क्या है? 42 है, ठीक है ना। और सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? वह है 20, ठीक है। अब इनका अंतर यानी 42 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 22 आ रहा है, ठीक है ना। तो यह 22 क्या कहलाएगा? इन आंकड़ों का प्रसार या इन आंकड़ों का परिसर कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। कि इन आंकड़ों की रेंज क्या है? वह रेंज है 22। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच यानी मध्य वाला बिटवीन वाला मान क्या कहलाता है ना। तो उसका नाम है माध्यक, इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, है ना। अब आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता क्रम यानी एसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्राकृत संख्याएं इन 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से लगा के सारी संख्याएं कहलाती है प्राकृत संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। और गणन संख्या भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो हमने 5 संख्या ली है। कौन कौन सी है? 1 2 3 4 और 5, ये कहलाएंगे आपकी प्राकृत संख्याएं, है ना। अब इनका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो जब भी हमें माध्य निकालना हो तो जिन आंकड़ों का माध्य निकालना है उन आंकड़ों को हम ऊपर इस प्रकार से लिख देते हैं प्लस के रूप में, ठीक है ना। बटे इनको गिनेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 है ना। तो हमने क्या किया? नीचे लिख दिया 5, ये लिखा 5, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दिया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, हमने लिखा है 15 बटे 5, ये बटे 5 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे? 5 से 15 को हम काट देंगे, 5 से कम 5 और 5 तिया 15, यानी माध्य कितना हो जाएगा? इनका माध्य हो जाता है 3। क्लियर? ये इसका उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है ना। तो देखिए, आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक कहलाता है, यानी मोड, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोड, बहुलक, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? वो बहुलक कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है।
उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है, यानी प्रतिदिन औसतन कितना समय पढ़ता है। तो सुशील के पढ़ने का औसत समय बराबर क्या हो जाएगा कि पढ़ाई में लगाया गया कुल समय, यानी उन्हें पढ़ाई में कुल कितना समय लगाया है बटे दिनों संख्या, यानी कितने दिन पढ़ाई की है। तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई में जो है, ये प्रश्न हमको दिया गया है ना, कि 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे लगाए हैं। हमने लिखा 6 धन 5 धन 7। अब कितने दिन हो गए हैं, मैंने कहा इनको गिन लो आप, 1 2 3, जितने आंकड़े हैं ना उतने नीचे लिख दो। 3 आंकड़े हैं तो 3 नीचे लिखा है, 3 दिन हो गए। अब 6 5 और 7 जोड़ दिया, कितना आ गया 18 बटे 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी इसका माध्य आ जाएगा 6। इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको आंकड़े दिए गए हैं 13 16 12 14 19 12 14 13 और 14, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, जब आंकड़े दिए जाए तो ऐसे आंकड़ों क्या करेंगे कि हम बढ़ते क्रम में ले जाते हैं, मतलब आरोही क्रम में। तो समान मान वाली जो संख्याएं हैं उनको एक साथ हम क्या करेंगे, व्यवस्थित कर देते हैं इस प्रकार से। 12 12 13 13, यहाँ पे देखा ना, ये 12 यहाँ था, ये 12 हमने पास लिख दिया है, 13 यहाँ पर था, 13 यहाँ पर था, ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इन आंकड़ों में ऐसा कौन सा आंकड़ा है, कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आ रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 14 जो है 3 बार आ रहा है। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये आंकड़े कम संख्या में हैं, इस प्रकार से हमको इनको क्या करेंगे कि समान मान वाली संख्याओं को एक साथ हम निकल लिए। लेकिन जब आंकड़े बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग नहीं करते हुए हम बनाते हैं बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है ना, वह प्रश्न अभी यहाँ पर नहीं है। चलिए, अब अगला जो प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन ज्ञात कीजिए। 24 36 46 17 18 25 और 35। तो जब भी हमें माध्यक ज्ञात करना हो तो आंकड़ों को या तो लिखें आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा, है ना, या फिर लिखें अवरोही क्रम में यानी बड़े से छोटा यानी घटता क्रम। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आंकड़ों को लिखा हुआ है आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़ा, 17 18 24 25 35 36 और 46। ठीक है ना। अब माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है बीच वाला पद, है ना, बीच वाला पद। तो हम गिनेंगे, इनको गिन लेते हैं, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। अब 7 क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो बीच वाला पद कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 7 और 1 8, और 8 का आधा कर देंगे यानी 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 चौके 8, यानी चौथे नंबर का जो पद है वो आपको हो जाएगा माध्यक, है ना। तो चौथे नंबर कौन सा हो गया, देखो ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, है ना। तो ये मध्य यानी बीच वाला जो प्रेक्षण होता है वह माध्यक कहलाता है। अतः माध्यक क्या जाएगा 25। अब देख रहे हैं कि 25 के पहले 3 पद हैं और 25 के बाद में भी 3 पद हैं, ये हो गया आपका मध्य वाला पद यानी माध्यक हो गया। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं, 58 76 40 35 46 50 0 और 100, है ना। इन रनों का परिसर ज्ञात करना है यानी प्रसार ज्ञात करना है। तो जब भी किसी आंकड़े के हमें प्रसार ज्ञात करना हो, जिसे मैं आपको मैंने भी प्रश्न क्रमांक 1 में बताया था, तो उन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। इन आंकड़ों को हमने यहाँ पर इस प्रकार से आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे परिसर।
अब परिसर के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? 100 है, ये लिखा। सबसे छोटा आंकड़ा 0 है, ये लिखा। और इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर आ रहा है 100। अतः रनों का परिसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य निकालना हम सीख चुके हैं कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को प्लस के रूप में, योग के रूप में इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया, बटे इनकी संख्या गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, हमने लिख दिया 7। क्लियर हो गया इतना? अब माध्य हमें यहाँ पर दिया गया है कि माध्य कितना है? 8 है। हमने ये माध्य का मान रख दिया है 8, इसके बटे कुछ नहीं है, मतलब 1। और को जोड़ देंगे, 5 और 7 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 10 37, 37 और 11 48 धन x, क्योंकि x का मान हमें ज्ञात नहीं है इसलिए इसको अलग से लिखेंगे, 48 धन x। अब यहाँ बच्चे गलती कर जाते हो, आप 48 x लिख देते हो, जो कि गलत है ना। हमें लिखना है 48 धन x, क्योंकि यहाँ पर धन की क्रिया हो रही है, बटे 7 है। अब इसका क्या करेंगे कि इसके बाद में हम कर लेंगे तिरक गुणा, यानी तिरछा गुणा, है ना। 48 धन x में हमने 1 का गुणा किया तो आ गया 48 धन x, है ना। 7 गुणा करेंगे 8 में तो 7 8 56, यह हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 56 ऋण 48, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, धन का ऋण हो जाता है। 56 में से 48, है ना, 56 में से 48 माइनस करते हैं तो आएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से x का मान कितना आ गया है? 8 आ गया है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, इसलिए आप जो है ऐसे प्रश्नों को हल करना अच्छे से सीख जाएं, समझ जाएं। तो देखिए यहाँ पर आपको संख्या दी जाती है इस प्रकार से, तालिका के अंतर्गत कक्षा आपको दी है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और इन कक्षाओं में जितने जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या नीचे आपको दी गई है, 130, 120, 90, 100, 90 और 80। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन आंकड़ों को हमें दंड आलेख के रूप में निरूपित करना होता है, प्रदर्शित करना होता है। तो क्या करेंगे हम? उसके लिए सबसे पहले मानते हैं पैमाना। क्या मानेंगे? पैमाना मानेंगे। अब पैमाना कितना होना चाहिए, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, कितना ही मानेंगे। पैमाना हमारे पास में जो उपलब्ध संख्या और आंकड़ों का परिसर है ना, इन्हीं सबसे बड़े आंकड़े की मात्रा कितनी है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा आंकड़ा है 130 है ना, बड़ा देखना है, क्योंकि यहाँ पर वो आना भी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो संख्या उपलब्ध है उसके अनुसार हम पैमाना मानते हैं, ये 10 मानते हैं, तो हमें क्या है 13 सेंटीमीटर जगह चाहिए, जबकि हमारे पास में देख रहे हैं इतनी जगह उपलब्ध नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक खंड बराबर हमने 15 विद्यार्थी मान लिया है, ये कह रहा था पैमाना यानी स्केल। ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया, इस प्रकार मान लिया है। तो इसमें ये यहाँ से खींचेंगे, ये कहलाएगा एक्स अक्ष, और ये जो वर्टिकली है ये कहलाएगा वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर हमने दिखाई है विद्यार्थियों की संख्या, आप देख रहे हैं, है ना। तो हमने ये खंड बनाए हैं, है ना। ये खंड साधारणतः 1 सेंटीमीटर के बनाए जाते हैं, है ना। तो ये 15 माना हमने, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, और इस प्रकार से हमने लिया 135, है ना। ये ध्यान रखना है कि जो हमने पैमाना माना है तो उस पैमाने के गुणज के रूप में हम इन संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है ना, गुणज क्या होता है हम छठी में सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे कि हमने ये संख्या ली है ना,
कौन सी? 5वीं। हमने कक्षा 5वीं ली है और इसकी संख्या कितनी है? 130 है। तो यहाँ नीचे लिखा हमने 5वीं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 5वीं लिखा हुआ है। अब इसकी संख्या कितनी है? 130 है। तो ये जो दंड आलेख है ना, ये 130 तक होना चाहिए। तो देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 120 के बाद में 125 और 130, तो ये हमने यहाँ क्या किया? 130 तक इसको यहाँ पर बना दिया, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया? 130 आ गया। अब 120 है, तो देखिए अगला जो है कक्षा 6ठी, ये 120 पर है, ये आप देख रहे हैं ये 120 है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि दंड आलेख जो है ना बराबर चौड़ाई की हो। देखो इनकी चौड़ाइयाँ बराबर होना चाहिए, है ना, तो क्या है आपको सुंदर लगेगा। और इनके बीच की दूरी भी बराबर छोड़ दो, जितनी छोड़नी होती है आपको उपलब्ध जगह के अनुसार आएगा। इस प्रकार से ये 90 हैं 7वीं में। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 7वीं क्लास लिखी हुई है ना, और ये 90 के सामने अब देख रहे हैं ये 90 है, तो हमने ये इसे मिला करके यहाँ पर दंड आलेख बना दिया है। 7वीं में कितना है? 90 हो गया। अब 8वीं में देखते हैं, तो 8वीं में आता है 100, ये हमने 100 के सामने देखिए बनाया है, ये 90, 95 और ये 100, ये ठीक है ना। फिर 9वीं में 90 है, तो ये आप देख रहे हैं ये 90 के सामने ये बना हुआ है, ये दोनों है ना, 7वीं और 9वीं। और 10वीं ये 80, ये 75 और ये 80, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम जो है दंड आलेख के द्वारा इन आंकड़ों को निरूपित कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अन्य विषयों के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है। कक्षा 7 के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषयों के सभी चैप्टर्स के प्रश्नों को वहाँ पर सरल तरीके से समझाया गया है, जिसे आप देखें, सीखें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।